24.1 परिचय। पिछले 2 पाठों में हमने जातीयता के विचारों और पहचान कैसे बनती है, इस पर चर्चा की। आपने देखा होगा कि हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में जातीय पहचान की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है। यह कभी-कभी राष्ट्रवाद के रूप में प्रकट हो सकता है या राजनीतिक राष्ट्र राज्यों के भीतर उपराष्ट्रीयताओं के निर्माण का कारण बन सकता है, जो नागरिकता के बारे में विचारों को प्रभावित करता है। इस पाठ में हम सीमाओं और उनके रखरखाव से जुड़ी इस जटिल प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे। 24.2 जातीय समूह की परिभाषाएं। आइए जातीय समूहों की कुछ सीधी परिभाषाओं को समझकर शुरुआत करें। मैकमिलन की डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी 1986 के अनुसार एक जातीय समूह ऐसे लोगों का समूह है जो भाषा, नस्ल या संस्कृति जैसे विशिष्ट मानदंडों के आधार पर खुद को अलग करते हैं और जिन अन्य समूहों के साथ बातचीत करते हैं उनसे अलग होते हैं। यह शब्द व्यापक है और इसमें न केवल शहरी समाजों में नस्लीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समूह शामिल है, बल्कि स्वदेशी आबादी के बीच सामाजिक वर्ग और विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक समूह भी शामिल है। जातीय समूहों की अवधारणा सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को जोड़ती है और जातीयता का अध्ययन ऐसे समूहों की पहचान और बातचीत में सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर संबंध पर केंद्रित है। मैक्स वेबर 1958 ने जातीय समूह को उन मानव समूहों के रूप में परिभाषित किया है जो भौतिक लक्षणों या रीति-रिवाजों में समानता के कारण अपने सामान्य वंश में व्यक्तिपरक विश्वास साझा करते हैं। यह विश्वास समूह बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में। वेबर के अनुसार जातीय सदस्यता रिश्तेदारी समूहों से भिन्न है क्योंकि यह ठोस सामाजिक कार्रवाई वाले समूह के बजाय एक अनुमानित पहचान है। राजनीतिक समुदाय भले ही कृत्रिम रूप से संगठित हो, सामान्य जातीयता में विश्वास को प्रेरित करते हैं, जो समुदाय के विघटित होने के बाद भी बना रह सकता है, जब तक कि इसके सदस्यों के बीच रीति-रिवाजों, शारीरिक लक्षणों या भाषा में महत्वपूर्ण अंतर न हो। समूह, विशेषकर भाषा समूह, लुप्त होने के बाद भी समानता की स्थायी भावनाएं पैदा कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक जातीय संबंध मिलता है। वेबर 1958। ये स्पष्टीकरण उन सीमाओं को उजागर करते हैं जो जातीय समूह बनाते हैं, जिसे हम बाड़े कहते हैं। ये परिक्षेत्र भूगोल या राजनीतिक पहचान से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भाषाई या धार्मिक संबंधों से परिभाषित होते हैं। इस विचार के मूल प्रस्तावक फ्रेडरिक बार्थ ने अपने 1969 के निबंध जातीय समूह और समूह सीमाएं में दावा किया है कि जब लोग उनके पार जाते हैं, तब भी सीमाएं मौजूद रहती है। सरल शब्दों में, जब कोई आवाजाही, संपर्क या सूचना का आदान प्रदान होता है, तो जातीय भेद मिटते नहीं हैं। इसके बजाय वे बहिष्करण और समावेशन की सामाजिक प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने समूह की सदस्यता बदलते हैं, तब भी अलग-अलग जातीय श्रेणियां बनी रहती है। बार्थ एक और महत्वपूर्ण विचार भी पेश करता है, जिस पर हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। जातीय भेद सामाजिक संपर्क और स्वीकृति की कमी पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत, वे अक्सर समावेशी सामाजिक व्यवस्थाओं की नींव बनाते हैं। इन प्रणालियों में अंतःक्रिया से परिवर्तन और संस्कृतिकरण के माध्यम से सांस्कृतिक मतभेदों का विघटन नहीं होता है। विभिन्न जातीय समूहों के बीच संपर्क और अन्योन्याश्रयता के बावजूद सांस्कृतिक भेद बने रह सकते हैं। बार्थ 1969। लोग अक्सर यह तर्क देते हैं कि सीमाएं बनी रहती हैं क्योंकि व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े रहते हैं। यहाँ तक कि जब वे नई जगहों पर जाते हैं, तब भी वे अपनी सांस्कृतिक सामग्री को बरकरार रखते हैं और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं को नहीं छोड़ते हैं।
बार्थ के महत्वपूर्ण योगदान ने जांच का ध्यान अलग अलग समूहों के आंतरिक संविधान और इतिहास से हटाकर जातीय सीमाओं और उन्हें कैसे बनाए रखा जाता है पर केंद्रित कर दिया। इस पाठ के एक अलग खंड में बार्थ के योगदान के बारे में विस्तार से जानने से पहले यह उजागर करना आवश्यक है कि सीमा निर्माण की समाजशास्त्रीय समझ राजनीतिक वैज्ञानिकों से भिन्न है। क्षेत्रीयता इन भेदों को व्यक्त करने और पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन इन श्रेणियों को बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। राजनीतिक वैज्ञानिक जातीय समूहों और राज्य के बीच संबंधों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। पॉल ब्रास अभिजात वर्ग संरचनाओं और जातीय पहचान विकास को समझने में एक उल्लेखनीय व्यक्ति, अक्सर वाद्य यंत्रवादी स्कूल से जुड़े होते हैं। अपने 1991 के प्रकाशन जातीयता और राष्ट्रवाद में ब्रास ने जातीय पहचान निर्माण को 3 प्रकार के संघर्षों से जुड़ी एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। पहला जातीय समूह के भीतर ही होता है, जिसमें भौतिक और प्रतीकात्मक संसाधनों पर नियंत्रण और समूह की सीमाओं और समावेशन और बहिष्कार के नियमों को परिभाषित करना शामिल है। दूसरा जातीय समूहों के बीच होता है, जिसमें अधिकारों, विशेषाधिकारों और उपलब्ध संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा शामिल होती है। तीसरा एक और राज्य और प्रमुख समूहों के बीच होता है और दूसरी ओर उसके क्षेत्र के भीतर की आबादी के बीच होता है। ब्रास जातीयता के अध्ययन के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि क्या यह रुचि समूह की राजनीति, वर्ग विश्लेषण या एक अलग विषय की उपशाखा है। वह जातीयता और सीमा रखरखाव के समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर भी अपनी राय साझा करते हैं। अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जातीय समूहों और राज्य से संबंधित कई समाजशास्त्रीय सिद्धांत समग्र रूप से समाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस बात की उपेक्षा करते हुए कि समूहों के भीतर पहचान और एकजुटता कैसे बनती है और बनाए रखी जाती है, राजनीतिक लामबंदी कैसे होती है और समूह एकजुटता और लामबंदी में अक्सर गिरावट क्यों आती है। ब्रास 1985। इन विचारों पर विचार करते समय कोई यह तर्क दे सकता है कि जातीय पहचान राजनीतिक रुख हैं, जिन्हें सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से हासिल किया जाता है और इन पहचानों के अस्तित्व के लिए खतरों के बार बार उल्लेख द्वारा प्रबलित किया जाता है। ये पहचान इस अर्थ में जन्मजात है कि व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, गोरे या काले जैसी श्रेणियों में पैदा हो सकते हैं। हालांकि इन विरासत में मिली पहचान श्रेणियों का दावा उन स्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें व्यक्ति स्वयं को पाता है और उन परिस्थितियों में कथित लाभ पर निर्भर करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये निर्दिष्ट श्रेणियां बातचीत के लिए भी खुली है। एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित सीमाएं हमेशा संवादात्मक स्थितियों में होती हैं और सामाजिक अलगाव में कभी भी परिभाषित नहीं होती है। यह अक्सर मेरी सीमा बनाम आपकी सीमा रेखा तक सीमित हो जाता है, चाहे वह 2 व्यक्तियों या जातीय समूहों से जुड़ी स्थिति हो। यहाँ तक कि राष्ट्र-राज्य निर्माण के भीतर बातचीत या टकराव से जुड़ी स्थितियों में भी जातीय समूह अक्सर ऐसी श्रेणियां अपनाते हैं जहां सत्ता में रहने वालों को नियंत्रण में स्थिति समूह, अलग और दबंग के रूप में देखा जाता है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समूहों के बीच संघर्ष, धार्मिक या भाषाई संघर्ष और क्षेत्रीय असमानताओं का निर्माण एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जातीयता सापेक्ष है। विभिन्न समूहों के बीच सीमाओं को बनाए रखने के संदर्भ में जेनकिंस बताते हैं कि जातीयता अपनी लामबंदी के संदर्भों के साथ बदलती है और तर्क देते हैं कि जातीयता अंतरसमूह संबंधों का एक कार्य है। ऐसे संबंधों और उनसे जुड़ी समूह सीमाओं के बिना जातीयता अकल्पनीय है। ब्रास, बार्थ और जेनकिंस के अनुसार जातीयता एक संसाधन बन जाती है जिसका उपयोग हेरफेर और बातचीत समूहों के भीतर और बीच दोनों में की जाती है। हालांकि सीमा रखरखाव पर चर्चा करते समय ध्यान अंतरसमूह निर्माणों पर होता है
और मतभेदों को उजागर करने के लिए समूहों के भीतर पहचान में हेरफेर कैसे किया जाता है। 24.3 फ्रेडरिक बार्थ जातीय समूह और सीमाएं। इससे पहले कि मैं जातीय समूह की सीमाओं में हेरफेर करने और उन्हें बनाए रखने के विचार में गहराई से उतरूं, आइए बार्थ के प्रभावशाली निबंध के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर फिर से गौर करें। सबसे पहले, नेरोल 1964 की जातीय समूह की परिभाषा महत्वपूर्ण है। इसे एक आदर्श प्रकार की परिभाषा के रूप में देखा जाता है, जो सुझाव देती है कि एक जातीय समूह अनिवार्य रूप से नस्ल, संस्कृति, भाषा और समाज द्वारा परिभाषित होता है। मुख्य विशेषताओं में जैविक रूप से आत्मस्थायी होना, मौलिक सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करना, सांस्कृतिक रूपों में एकता व्यक्त करना, संचार और बातचीत का क्षेत्र बनाना और एक विशिष्ट सदस्यता होना शामिल है जो खुद को पहचानती है और दूसरों द्वारा एक अद्वितीय श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि बार्थ इस परिभाषा से पूरी तरह सहज नहीं है। उनका तर्क है कि यह मानकर सीमा रखरखाव को सरल बनाता है कि यह स्वाभाविक रूप से नस्लीय, सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई मतभेदों के साथ साथ सहज और संगठित शत्रुता जैसी विशेषताओं का परिणाम है। बार्थ बताते हैं कि यह परिप्रेक्ष्य उन कारकों को सीमित करता है जिन पर हम सांस्कृतिक विविधता की व्याख्या करते समय विचार करते हैं। यह हमें कल्पना करता है कि प्रत्येक समूह अपनी संस्कृति और सामाजिक संरचना को अलगाव में विकसित कर रहा है, मुख्य रूप से स्थानीय पारिस्थितिक कारकों के जवाब में। बार्थ के अनुसार इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम अलग अलग लोगों की दुनिया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संस्कृति और समाज है, जिसे विवरण के लिए अलग अलग द्वीपों के रूप में माना जाता है। बार्थ अपने विश्लेषण में महत्वपूर्ण विशेषताओं के बंटवारे को प्राथमिक या परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं, बल्कि कुछ निहित या परिणामी के रूप में जांचने का सुझाव देता है। ये विशेषताएं आत्म पुनर्निर्माण के लिए भंडार के रूप में काम करती है, न कि विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर समूह की पहचान स्थापित करने के लिए रूपात्मक लक्षणों के रूप में। लोग स्थानांतरित हो सकते हैं और फिर भी अपनी मूल सांस्कृतिक विशेषताओं में से कुछ, यदि सभी नहीं, को बनाए रख सकते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति एक ही स्थान पर रह सकते हैं, लेकिन अपने विशिष्ट सांस्कृतिक समूह से संबंधित होने की भावना से समझौता किए बिना पारिस्थितिक कारणों या सामाजिक समायोजन के लिए कुछ सांस्कृतिक लक्षणों को अपना सकते हैं। बार्थ के अपने शब्दों में, किसी भी समय जातीय समूहों को अलग करने वाली सांस्कृतिक विशेषताओं के गठन के रूप में प्रत्यक्ष संस्थागत रूपों को देखना अपर्याप्त है। ये प्रकट रूप पारिस्थितिकी और संचरित संस्कृति दोनों से प्रभावित होते हैं। यह दावा नहीं किया जा सकता है कि किसी समूह के भीतर प्रत्येक विविधीकरण इकाइयों के उपविभाजन और गुणन की दिशा में प्रारंभिक कदम का प्रतीक है। प्रलेखित मामले मौजूद हैं जहां एक एकल जातीय समूह अपेक्षाकृत सरल आर्थिक स्तर पर भी विस्तारित अवधि में बुनियादी सांस्कृतिक और जातीय एकता को बनाए रखते हुए विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। उदाहरणों में अंतर्देशीय और तटीय चुची, बोगोरस 1904 से 9 या रेनडियर, नदी और तट लैप्स, गजेसिंग 1954, बार्थ 1969 शामिल है। जातीय पहचान के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में सांस्कृतिक विशेषताओं को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देने के बाद बार्थ डिस्क्रिप्शन नामक एक प्रमुख पहलू पर प्रकाश डालते हैं। 24.4 महत्वपूर्ण कारक के रूप में वर्णन। जातीय समूहों को सामाजिक स्थिति की श्रेणियों के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति स्वेच्छा से इन समूहों के साथ जुड़े और उनकी सदस्यता को अन्य लोग स्वीकार करें। बातचीत की गतिशीलता अपनेपन की इस भावना से आकार लेती है, जिसका दावा न केवल व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, बल्कि दूसरों द्वारा भी स्वीकार किया जाता है।
अपनेपन की इस भावना को अस्वीकार करने से समूह के भीतर व्यक्ति के अस्तित्व और अंतर्जातीय स्थितियों में समूह के अस्तित्व दोनों के लिए चुनौतियां पैदा होती है। कपड़े, भाषा और प्रतीक जैसे सांस्कृतिक प्रतीक इस अपनेपन की भावना को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बार्थ 1969 ने शिलालेख के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, जब एक निर्दिष्ट और विशिष्ट समूह के रूप में देखा जाता है तो जातीय इकाइयों की निरंतरता स्पष्ट हो जाती है। यह सीमाओं को बनाए रखने पर निर्भर करती है। इन सीमाओं को इंगित करने वाले सांस्कृतिक मार्कर बदल सकते हैं और समूह के सदस्यों की सांस्कृतिक विशेषताएं बदल सकती हैं। यहाँ तक कि समूह बनाने वाला संगठन भी बदल सकता है। हालांकि सदस्यों और बाहरी लोगों के बीच चल रहा अंतर हमें निरंतरता की प्रकृति को निर्दिष्ट करने और बदलते सांस्कृतिक रूप और सामग्री का पता लगाने में सक्षम बनाता है। बॉक्स 24.1 जातीय सीमाओं की खोज। बार्थ का तर्क है कि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए, जिसे वह समूह को परिभाषित करने वाली जातीय सीमा की जांच कहते हैं, वह समूह में शामिल सांस्कृतिक तत्वों के बजाय विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य को विद्वानों, विशेषकर जेनकिंस द्वारा चुनौती दी गई है। बार्थ की परिभाषा में सांस्कृतिक तत्वों में भाषा, धर्म, कानून, परंपराएं और रीति रिवाज शामिल है। अनिवार्य रूप से वे सभी गुण जिन्हें टायलर ने संस्कृति की अपनी प्रसिद्ध परिभाषा में संबोधित किया है। जातीय समूह की यह परिभाषा मैक्स वेबर की अवधारणा के अनुरूप है, जैसा कि इस पाठ की शुरुआत में बताया गया है। जेनकिंस इस बात से सहमत है कि यह तर्क आंशिक रूप से उचित है और जातीयता की हमारी समझ का एक केंद्रीय पहलू होना चाहिए। हालांकि उनका यह भी तर्क है कि इस परिप्रेक्ष्य का सख्ती से पालन करने से सांस्कृतिक तत्वों को सीमाओं को बनाए रखने की प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक माना जा सकता है। यह सांस्कृतिक सामग्री ही प्रत्येक समूह को विशिष्ट बनाती है और मतभेद बनाए रखती है। जेनकिंस के अनुसार हमें सांस्कृतिक विविधताओं की समृद्ध टेपेस्ट्री को जातीय मतभेदों की विशिष्टता के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। यह हमें यह सोचने से रोकता है कि सांस्कृतिक लक्षणों को सूचीबद्ध करना जातीयता का विश्लेषण करने के समान है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये अंतर पैदा करने वाले सांस्कृतिक तत्व अप्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, यदि समूह ए और बी को उन भाषाओं द्वारा अलग किया जाता है जो अधिकांश लोगों द्वारा आसानी से समझी जाती है, जैसे डेनिश और नॉर्वेजियन, तो यह उस स्थिति से अलग है जहां भाषाएं पूरी तरह से अलग हैं, जैसे अंग्रेजी और वेल्श। कई जातीयताओं वाले समाजों में प्रत्येक समूह सीमाएं निर्धारित करने और सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए अपनी अनूठी सांस्कृतिक सामग्री का उपयोग करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सीमाएं तब भी मौजूद रह सकती हैं जब थोड़ा सांस्कृतिक भेदभाव हो। जैसा कि सॉलर्स बताते हैं, जातीयता की सांस्कृतिक सामग्री, बार्थ के अनुसार, सीमाओं से घिरी चीजें अक्सर विनिमेय होती है और हमेशा ऐतिहासिक रूप से सत्यापित नहीं होती है। 24.5 बहुजातीय समाज। बार्थ जब जातीय सीमाओं पर चर्चा करते हैं तो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले बहुजातीय शब्द की तुलना में बहुजातीय शब्द को प्राथमिकता देते हैं। वह 1944 से फर्निवाल के काम को संदर्भित करता है, जहां फर्निवाल ने एक बहुजातीय समाज को बाजार में एकीकृत एक बहुजातीय समाज के रूप में वर्णित किया है, जो एक समूह के प्रभुत्व वाले राज्य द्वारा नियंत्रित होता है, फिर भी धार्मिक और घरेलू गतिविधियों में सांस्कृतिक विविधता के साथ। बाद के मानवविज्ञानियों ने बहुजातीय प्रणालियों में अभिव्यक्ति और पृथक्करण की संभावित विविधता की पूरी तरह से सराहना नहीं की है। इबिड 301। भारत में हम अपने दैनिक जीवन में इन भेदों का सामना करते हैं। भारत अपनी विविध आबादी, क्षेत्रीय विविधताओं, भाषाई विविधता और बहुधार्मिक प्रकृति के साथ
एक अद्वितीय राजनीतिक ढांचा रखता है। जातीय मतभेद व्यक्त होते हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ शक्तिशाली आंदोलनों में बदल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये अभिव्यक्तियां शायद ही कभी असहमति के खिलाफ आम आधार के रूप में एकरूपता की वकालत करती है। ये आंदोलन सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की खोज का प्रतीक हो सकते हैं, जो अक्सर राजनीतिक अर्थों से जुड़े होते हैं, जिसे ब्रास राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन कहते हैं। 1969 में बार्थ ने इन प्रणालियों, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक प्रणालियों को बहुल समाज के अस्पष्ट लेबल के तहत समूहीकृत करने के खिलाफ तर्क देते हुए एक विशिष्ट रुख अपनाया, जिसे वृहद स्तर पर अभिव्यक्ति और पृथक्करण कहा जा सकता है। वह सूक्ष्म स्तर पर व्यवस्थित भूमिका बाधाओं से मेल खाता है। ये सभी प्रणालियां इस सिद्धांत को साझा करती है कि जातीय पहचान को एक भूमिका निभाने की अनुमति है और व्यक्ति विभिन्न लेनदेन के लिए भागीदार चुन सकते हैं। सरल शब्दों में, जातीय पहचान एक स्थिति की तरह है जो लिंग और सामाजिक रैंक के समान है। यह किसी व्यक्ति को उसके जीवन के सभी पहलुओं में प्रभावित करता है, न कि केवल विशिष्ट सामाजिक स्थितियों में। यह महत्वपूर्ण है और इसे स्थिति की अन्य परिभाषाओं द्वारा अनदेखा या अस्थायी रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। जटिल बहुजातीय समाजों में किसी व्यक्ति के व्यवहार पर उनकी जातीय पहचान के कारण प्रतिबंध पूर्ण और काफी व्यापक है। जातीय पहचान से जुड़ी नैतिक और सामाजिक परंपराएं परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी हैं, क्योंकि वे रूढ़िबद्ध रूप से एक ही पहचान की विशेषताओं के रूप में एकत्रित हैं। बॉक्स 24.2 जातीय नाभिक। यह दिलचस्प है कि जब हम मुख्य रूप से राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, यह कहते हुए कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और बाद में विभिन्न धर्मों या क्षेत्रों के साथ पहचान करते हैं, तब भी हम अपनी प्राथमिक पहचान और उनसे जुड़ी सीमाओं को दृढ़ता से बनाए रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसे नकारने के बावजूद हम अपनी मूल पहचान को बहुत ईर्ष्या के साथ पोषित करते हैं। खुद को इन अवचेतन या चेतन सीमाओं की याद दिलाने के लिए हम अक्सर अनुष्ठानिक प्रथाओं में संलग्न होते हैं जो हमारे मतभेदों पर जोर देते हैं, जैसे कि हमारे कपड़े, हमारे पारंपरिक भोजन पर गर्व या कलात्मक अभिव्यक्तियां। इनमें से प्रत्येक एक ऐसे समाज में अपनी स्थिति पर जोर देने के लिए एक प्रतीकात्मक और आवश्यक तरीके के रूप में कार्य करता है, जो स्वाभाविक रूप से विविध है। यह स्वयं को पुनर्गठित करने और जिसे कुछ लेखक जातीय नाभिक कहते हैं, उसे बनाए रखने के लिए किया जाता है। बार्थ ने अपने काम में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केवल समाज में हाशिए पर रहने वाले या उपहास का पात्र नहीं है जो जातीय सीमाओं को परिभाषित करते हैं। एक बहुजातीय समाज में एक जातीय समूह के सभी सदस्य मतभेदों और द्वंद्वों को बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। इसमें बॉन जैसे व्यक्ति शामिल है, जो प्रतीत होता है कि बौद्धिक बयान दे सकते हैं। 24.6 मेल्टिंग पॉट और उससे आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में अमेरिका में विभिन्न जातीय समूहों के बारे में चर्चा उन्हें राष्ट्रीय पहचान की एक व्यापक, कुछ हद तक अमूर्त धारणा में मिश्रित करने के विचार के इर्दगिर्द घूमती रही। यह बातचीत बॉन के बयानों से प्रभावित इस विश्वास से प्रेरित थी कि अमेरिका प्रजातियों के पिघलने वाले बर्तन का लगभग एक आदर्श उदाहरण बनता जा रहा है। इस रूपक पॉट में अमेरिका में बसने के लिए आने वाले विविध पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अपनी विशिष्ट पहचान को एक साझा अमेरिकी राष्ट्रीय पहचान, एक ट्रांसकल्चरल पहचान में विलय कर देंगे। मिल्टन गॉर्डन ने अपनी 1964 की पुस्तक एसिमिलेशन इन अमेरिकन लाइफ में बहुलवाद और आत्मसात के बीच अंतर करने के लिए कड़ी मेहनत की। मेल्टिंग पॉट अवधारणा का तात्पर्य आत्मसातीकरण से है, जहां व्यक्तिगत समुदाय एक राष्ट्रवादी अमेरिकी व्यक्ति बनाने के लिए अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ देंगे।
एंग्लो अनुरूपता के विचार पर आधारित इस अवधारणा के लिए आप्रवासियों को एंग्लो सैक्सन कोर समूह के व्यवहार और मूल्यों को अपनाने के पक्ष में अपनी पैतृक संस्कृतियों को पूरी तरह से त्यागने की आवश्यकता थी, जैसा कि गॉर्डन ने समझाया था। न्यूमैन ने इसे समझाने के लिए एक फॉर्मूला पेश किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि A+B+CA इस परिदृश्य में ए प्रमुख संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मतभेदों को इस व्यापक पहचान में मिला दे। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि A+B+CD यह दर्शाता है कि विभिन्न संस्कृतियां जब एक पिघलने वाले बर्तन में मिश्रित होती है तो एक नई आम पहचान बनाने के लिए अपनी व्यक्तिगत पहचान छोड़ देती है, जो एक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्नर सॉलर्स बाद की चर्चा में अमेरिका में जातीयता और सीमा रखरखाव के विचारों पर चर्चा करने वाले छात्रों के बीच बहस के कुछ पहलुओं पर विस्तार से बताते हैं। रोजमर्रा की भाषा में मेल्टिंग पॉट शब्द इन दोनों अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। परिणामी अस्पष्टता चाहे पिघलने वाला बर्तन A+B+CD में अनुवादित हो या A+B+CA में, इस छवि को जातीयता के बारे में एक पागलपनपूर्ण परिपत्र बहस में सही बलि का बकरा बनाने में योगदान देता है। यदि इसे D माना जाए तो सीमा निर्माता जातीय दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की जा सकती है। यदि ऑरलैंडो पैटरसन, जिसे सार्वभौमिक संस्कृति कहते हैं, उसके प्रति प्रतिबद्धता इस रुख को असहज कर देती है, तो ये मेल्टिंग पॉट या समामेलन की एंग्लो सैक्सन अनुरूपता के लिए या भिन्न रूप में नस्लवाद के लिए मात्र एक धूमिल स्क्रीन के रूप में आलोचना की जा सकती है। मेल्टिंग पॉट पर अमेरिकी चर्चाओं की सबसे लगातार अलंकारिक विशेषता विरोधाभासी अस्वीकृति है, जो A+B+CD के खिलाफ जातीयता का दावा करती है और फिर A+B+CA के खिलाफ सार्वभौमिकता की रक्षा करने के लिए पीछे हट जाती है। मेल्टिंग पॉट को खंडन करने की निरंतर गतिविधि एक ऐसा प्रयास जिसमें अमेरिकी लेखक और विद्वान आनंद ले रहे हैं। कुछ अध्ययनों ने इन बहसों को एंटी मेल्टिंग पॉट उद्योग के प्रसार के रूप में लेबल किया है। हमें जातीय केक खाने और आनंद लेने की अनुमति देता है सार्वभौमिकता। इसके साथ ही यह एंग्लो अनुरूपता के एक छिपे हुए रूप के रूप में सार्वभौमिकता की निंदा को सक्षम बनाता है। चल रही चर्चाओं से पता चलता है कि संस्कृतियों में निश्चित विशेषताएं नहीं होती हैं और यह भविष्यवाणी करना कि वे एक निश्चित बिंदु से परे कैसे बदल सकती हैं, केवल एक कल्पना है। सरल शब्दों में, जिस उद्योग ने पिघलने वाले बर्तन के विचार की आलोचना की, वह सुझाव देता है कि सीमाएं किसी तरह बनी रहती है, जो जातीय समूहों के अध्ययन में महत्वपूर्ण हो जाती है। 24.7 बार्थ के मॉडल की आलोचना। बार्थ का मॉडल परिवर्तन के दबाव के बावजूद सांस्कृतिक प्रक्रियाओं और उनकी दृढ़ता में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह कहना कि कोई संरचना नहीं है, या जैसा कि सॉलर्स कहते हैं, कोई सम्राट नहीं है, केवल कपड़े हैं, समझना मुश्किल है। लुई ड्यूमोंट बार्थ के स्वाद पठान के अध्ययन पर टिप्पणी करते हुए समझ के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि विचारों और मूल्यों को संरचना से अलग नहीं किया जा सकता है। जेनकिंस और एबनर कोहेन ने बार्थ की आत्मनिर्भर सीमाओं के साथ बाड़ों के मॉडल में जातीयता की गतिशील प्रकृति को शामिल नहीं करने के लिए आलोचना की। कोहेन के अनुसार बार्थ के पोत और सामग्री के बीच अलगाव से जातीयता की गतिशील प्रकृति की सराहना करना कठिन हो जाता है। कोहेन का यह भी तर्क है कि यह एक अनम्य मानव मानस को मानता है और इस बात से इनकार करता है कि बदलती सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तित्व संशोधन के लिए खुला है। तलाल असद अपने काम मार्केट मॉडल, क्लास स्ट्रक्चर एंड कंसेंट, ए रिकॉन्सिडरेशन ऑफ स्वात पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बार्थ को हॉब्सियन परंपरा के साथ जोड़ते हैं, जो सीमाएं बनाए रखना चाहते हैं। बॉक्स 24.3
सीमाओं को बनाए रखना। विभिन्न लेखों में बार्थ के मॉडल की आलोचना अक्सर सवाल करती है कि लोगों को सीमाएं बनाए रखने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या खुद को दूसरों से दूर रखना और सीमाओं को बनाए रखना इंसानों का एक अंतर्निहित गुण है, तब भी जब घिरा हुआ क्षेत्र संरचनात्मक रूप से समान लगता है। सोलर्स 1981। जोशुआ ए फिशमैन इसे अलग ढंग से कहते हैं, यह कहते हुए कि केंद्रीय कोर के बिना कोई सीमा नहीं हो सकती, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। सीमाएं बनाए रखना। आलोचना के बावजूद इस विचार का समर्थन करने वाले सबूत हैं कि जातीय समूह सीमाएं बनाए रखते हैं और विभिन्न श्रेणियों को अलग करने के लिए पहचान चिह्नकों का उपयोग करते हैं। आइए इस सीमा रखरखाव में योगदान देने वाले कुछ कारकों का संक्षेप में पता लगाएं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न परिस्थितियों में महत्वपूर्ण कारक भिन्न हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक सुरक्षा है। बार्थ का तर्क है कि कम सुरक्षा और किसी के प्राथमिक समुदाय के बाहर हिंसा के बढ़ते खतरों वाले राजनीतिक शासन में असुरक्षा जातीय समूहों के बीच बातचीत में बाधा के रूप में कार्य करती है। असुरक्षा की यह भावना समुदाय के भीतर जुड़ाव की मजबूत भावना को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य समूहों के साथ सीमाएं सख्त हो जाती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक जो मतभेदों पर जोर देते हैं, सीमा के निर्वाह की गति को भी तेज कर सकते हैं। बार्थ के संपादित खंड निबंधों से पता चलता है कि प्रत्येक मामले में सांस्कृतिक विशेषताओं के सीमित सेट के माध्यम से सीमाओं को बनाए रखा गया था। यह पहचानना आवश्यक है कि जातीय समूह की दृढ़ता इन सांस्कृतिक मतभेदों की दृढ़ता पर निर्भर करती है। बार्थ ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि जबकि मानव आबादी से जुड़े सांस्कृतिक पहलू सीमा रखरखाव के महत्वपूर्ण संबंध के बिना समय के साथ बदल सकते हैं, संशोधनों के बावजूद चिह्नित सीमाओं के साथ जातीय समूह का संगठनात्मक अस्तित्व निरंतर बना रहता है। राष्ट्र राज्यों के दायरे में ऐसी स्थितियां जहां एक समूह दूसरे की तुलना में अधिक संख्या में है, जातीय समूहों के अलगाव और सीमाओं की स्थापना में योगदान देता है। प्रमुख आबादी द्वारा अस्वीकार किए जाने की संभावना के कारण अल्पसंख्यक समूह अक्सर दबाव महसूस करते हैं। जातीयता, पहचान और सीमा रखरखाव पर चर्चा को समाप्त करने के लिए और वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं को समझने में इन अवधारणाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने के लिए निम्नलिखित अनुभाग राष्ट्रवाद, नागरिकता और सीमाओं पर चर्चा करता है। 24.8 निष्कर्ष। राष्ट्रवाद एक राजनीतिक मान्यता है जो मानवता को अलग अलग इकाइयों में विभाजित करती है, जिन्हें राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र एक अलग राजनीतिक इकाई या राज्य बनाता है। राष्ट्रीयता का दावा आम तौर पर एक समान संस्कृति, अक्सर एक सामान्य भाषा, कभी-कभी एक सामान्य धर्म और आमतौर पर, हालांकि हमेशा नहीं, एक साझा इतिहास को साझा करने वाले लोगों के एक समूह को दर्शाता है। यह इस समूह के लिए खुद पर शासन करने या एक ही प्रकार के व्यक्तियों, राष्ट्र, जातीयता, भाषा, धर्म आदि द्वारा शासित होने के राजनीतिक अधिकार पर भी जोर देता है। जोनाथन स्पेंसर 2002। यह समझ मानती है कि राष्ट्र सजातीय है, पारंपरिक नृवंश विज्ञान सिद्धांतों के साथ संरेखित है, जो लोगों को विशिष्ट, अच्छी तरह से परिभाषित संस्कृतियों या समाजों में वर्गीकृत करते हैं। बहुजातीय समाज की अवधारणा में अलग अलग सीमाओं को बनाए रखते हुए वफादारी की साझा भावना से जुड़ी कई राष्ट्रीयताओं का विचार शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत क्षेत्रीय सीमाओं को बाधित नहीं करती है। इस विषय पर हाल के अध्ययनों का उद्देश्य आधुनिक जातीयता सिद्धांत के लेंस के माध्यम से राष्ट्र-राज्य की अवधारणा का पता लगाना है। यह परिप्रेक्ष्य 1947 के बाद के युग में क्षेत्रीय राजनीति, जातीयता और नए राष्ट्रों के निर्माण खंडों को भाषा, धार्मिक विश्वास,
सामान्य विरासत जैसे साझा अनुभवों से एकजुट या निकटता से जुड़े लोगों के समूह की आत्मचेतना के रूप में देखता है। या राजनीतिक संस्थाएं यह एहसास बढ़ रहा है कि संप्रभु राष्ट्र राज्य पर ध्यान केंद्रित करने और अपने स्वयं के राष्ट्रवाद के लिए गहन चिंता परिभाषित राष्ट्रीय जातीय सीमाओं की रक्षा की स्वीकृत धारणाओं के भीतर हिंसा को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए कश्मीर, बोडोलैंड और भारतीय राष्ट्र राज्य के अन्य हिस्सों में लोग अपनी कथित सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं, जबकि सशस्त्र बल राष्ट्रीय सीमाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। जातीयता की अवधारणा नागरिकों और आधिकारिक तौर पर बाहरी लोगों, अजनबियों या हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में नामित लोगों के बीच संबंधों से उत्पन्न होती है। हालांकि जातीयता केवल नागरिकता और विकास के तर्क से नहीं बल्कि चुनावी तर्क की संरचना और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक राजनीति की सामान्य स्थिति से भी उत्पन्न होती है। विश्वनाथन, 2003। आज की दुनिया में उथल-पुथल अक्सर स्वयं की धारणा से उत्पन्न होती है। यह पहले और दूसरे पाठ में चर्चा को संदर्भित करता है कि व्यक्ति पहचान को कैसे समझते हैं और उसका निर्माण करते हैं, सामूहिक रूप से इसे जातीयता में अनुवादित करते हैं। निबंध अक्सर जातीयता के पुनरुत्थान या पुनरुत्थान पर चर्चा करते हैं और कैसे राष्ट्र राज्य के संदर्भ में ये निर्माण अस्थिरता की समस्याएं पैदा करते हैं। उत्पन्न होने वाले विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किए बिना मैं कुछ प्रश्नों को दोहराते हुए निष्कर्ष निकालता हूं जो सामाजिक वैज्ञानिक अक्सर हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली अनुभवजन्य प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्वयं और साथी छात्रों से पूछते हैं। 16वीं शताब्दी में राष्ट्र शब्द का विस्तार एक व्यक्ति, एक जनसंख्या तक हो गया। राष्ट्रीय पहचान तब लोगों की सदस्यता से उत्पन्न होती थी और अंततः राष्ट्र शब्द का तात्पर्य अद्वितीय लोगों या अद्वितीय संप्रभु लोगों से था। इन परिभाषाओं का प्रक्षेपवक्र समस्याग्रस्त हो गया क्योंकि राष्ट्र एक खुली श्रेणी बने रहने के बजाय बहिष्करणीय विशेषताओं को अपनाने लगा। दुविधा और हिंसा के बीज निहित है। एक स्थिर इकाई के रूप में नागरिकता का विचार, पहचान की समस्यात्मक प्रकृति, क्षेत्र और लोगों के बीच सकारात्मकता और सीमाओं की निश्चितता, बहिष्करण प्रक्रिया की नरसंहार प्रकृति।